नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे सारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांगू जी। आप कहेंगे सारे कहां से आ गए, तो लीजिए सारे आ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी प्रोग्राम में आ गए हैं और इसी के साथ आप देखेंगे पर एक बार फिर देखिए, कल भी यही हुआ था। वैसा बहुत स्वागत है आपका। अकेला शो होता है, शो शुरू होने के पहले ही लोग पोजीशन बदल लेते हैं। अकेला शो है सर। आज बहुत सारी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस ने उनको रोक दिया है। वो E20 का मुद्दा उठाना चाहते हैं। राज्यसभा में आज खड़गे साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। उधर यदि स्टालिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब के बेटे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सारी बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहले आपको अरविंद केजरीवाल जी की सबसे पहले तस्वीर हम दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनका कहना है कि E20 फ्यूल से जिनकी गाड़ियां खराब हुई, ऐसे 100 लोग उनके साथ हैं और वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि देश के लोगों पर एथेनॉल मिला पेट्रोल अमेरिका के दबाव में थोपा जा रहा है, इससे गाड़ियां बेकार हो रही हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल को फिरोजशाह कोटला रोड पर पुलिस ने रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमें फोन करेंगे। उन्हें अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश पर E20 को थोपना बंद कर देना चाहिए। तस्वीरें एक बार जरा फुल स्क्रीन एक बार ले लीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी की, और अभी की भी लाइव तस्वीरें अगर हमारे कैमरे पर हों तो वो भी दिखा दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि जंतर मंतर पर नीट के मुद्दे पर, और वो मुद्दा उन्होंने भी उठाया, इस पर सरकार को झुकाया गया। ऐसा मुमकिन है। उनको लगता है कि देश में बड़े वर्ग में प्रधानमंत्री और इस सरकार के खिलाफ विरोध है, नाराजगी भी है। और E20 मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे जैसे नीट के मुद्दे पर छात्र जुड़ गए, आम लोग इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये थान के थान जो कागजों के रखे हैं, ये क्या है। उनका कहना है कि मेरे पास लगभग 2.5 लाख लोगों का डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ एक मेमोरेंडम है जो हम प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। इसमें मांग की गई है कि E20 फ्यूल जो है उसको जबरदस्ती लोगों पर लागू ना किया जाए जब तक गाड़ियां इसके लिए तैयार नहीं हो जाती हैं। उनकी एक और भी कुछ मांगे हैं। अब वो ये सारी चीजें ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास का रास्ता उनको दिखाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, और आपने देखा बड़ा हंगामा हुआ था। देर रात तक वही सब चलता रहा था। तो ठीक है, एक मैसेज तो उससे जाता ही है। तो उन्होंने भी यही रास्ता चुना कि चलो हम चलते हैं प्रधानमंत्री आवास। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए थे, अरविंद केजरीवाल को वहां जाने नहीं दिया गया। और उन्होंने पहले से ही ऐलान भी किया था कि हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस हमको जहां रोकेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। तो अब वो सड़क पर बैठे हुए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हम लाइव आपको बताएं क्या इस वक्त वहां स्थिति है। उससे पहले एक बार जरा अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही ना वो सुन लीजिए, क्योंकि उस पर बात करनी पड़ेगी हमें। वो कह रहे हैं अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने लेटिए मत प्रधानमंत्री जी, थोड़ा दम दिखाइए थोड़ा सा। वो अपना घटिया E20 कचरे में डालता है और वो हमको भारत को जबरदस्ती बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं और वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में डलवाओ। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। इथेनॉल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अमेरिका इथेनॉल को नालियों में फेंकता है, उनके लिए उनका इथेनॉल कूड़ा है। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका का इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में। अब अपने USA के इथेनॉल का क्या करें, इसलिए ये E20 जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के ऊपर। अमेरिका का जो कूड़ा है वो हमारे देश की गाड़ियों में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, जिसकी वजह से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने ऐसे मत लेटो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। पूरा देश दुखी है, ये E20 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम 2 लाख चिट्ठियां लेके और पीछे जितने लोग हैं, ये 100 लोग साथ जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी या तो गाड़ियां खराब हुई हैं या उनकी माइलेज कम हुई है, ये सब लोग साथ जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से मिल सीधे लाइव आपको लेकर चलते हैं स्पॉट पर। भास्कर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। भास्कर, आपने भी, मैंने देखा, बड़ी भीड़ में कोशिश की कामयाबी से अरविंद केजरीवाल से बात करने की। ये एथेनॉल में अमेरिका को कैसे लिया है, पहले मुझे बताइए जरा, अभी कहां पहुंचे हैं वो, अभी हो क्या रहा है? देखिए, आज से 2 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जहां रहते थे 5 फिरोजशाह रोड, ठीक उसी के सामने उनको रोक दिया गया है। यानी पार्टी दफ्तर से महज 100-150 मीटर की दूरी पे उनको रोक दिया गया है।
पीछे आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस सब तैनात है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लीड करते हुए मार्च को यहाँ पहुंचे, यहाँ पुलिस ने इनको रोक दिया और उसके बाद मीडिया से बात करते रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको दिया गया था ये पिटीशन, 2,33,000 ये पिटीशन है जो पूरे देश भर से मंगवाने का दावा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी टीम को यह दिया गया था जो अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चल रहे थे और यहां पे आके रोक दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल इससे आगे नहीं जाएंगे और महज 5 से 10 मिनट में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल E20 के बहाने जो मिडिल क्लास है उनको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियां रखते हैं और खासकर 2023 से पहले की जिनके पास गाड़ियां हैं उनको अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत सुनियोजित ढंग से, जैसे उनको पता चला कि सीजेपी प्रोटेस्ट को सक्सेस मिला और जो जेनजी है वो उससे नाराज हुआ, तो उसके बाद ये एक मौका है आम आदमी पार्टी के पास में जो मिडिल क्लास वोट है उसको भी लामबंद किया जाए और इस बात को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों के मन में है, उसको एक स्वर देने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये पहले से पता था कि उनको पीएम आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए उसकी कोशिश भी नहीं हो रही है। लेकिन ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, फिर से एक बार लोगों को जुटाएंगे और फिर से ये आंदोलन चलता रहेगा और इसको एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। भास्कर, मैं पहले भी रिपोर्टिंग देख रहा था क्योंकि भास्कर बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल को कवर कर रहे हैं, ना आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जमाने से। तो वो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल दरअसल बैक टू बेसिक्स या बैक टू रूट्स उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि उन पर ही इल्जाम लगा कि भाई दिल्ली में इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आराम तलब हो गए हैं, अब वो वैसी स्ट्रीट फाइटर वाली उनमें जज्बा नहीं रह गया, सड़क की राजनीति नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं कर पा रहे अरविंद केजरीवाल। तो वो दिखाना चाहते हैं मैं वही पुराना अरविंद केजरीवाल हूं। अब एथेनॉल का मुद्दा जहां तक है, देखिए E20 के मुद्दे ने जोर पकड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार को इस पर बहुत सफाई देनी पड़ी, कार मैन्युफैक्चरर्स को, एसोसिएशंस को, सबको आगे करके बताना पड़ा नहीं साहब गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं होता। मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं आज, उन्होंने जो नई बात कही कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी देश के लोगों को एथेनॉल मिला पेट्रोल खरीदने को मजबूर कर रहे हैं, जिससे उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियां खराब होना, गाड़ियों का माइलेज होना एक बात है, अमेरिका के दबाव में एथेनॉल खरीदना दूसरी बात है। तो सीधे सीधे पूछा मैंने, तो देखिए सीधे AI से पूछा, हालांकि इसका जवाब मालूम था लेकिन फिर भी, क्या भारत ने अमेरिका से एथेनॉल खरीदने का फैसला किया है? आप भी कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए, हल्के हाल गूगल, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे जवाब मिला नहीं। भारत ने अमेरिका से ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले एथेनॉल खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं किया है। आगे है, भारत के पेट्रोल ब्लेंडिंग मतलब E20 कार्यक्रम के लिए विदेशी एथेनॉल का आयात पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। असल बात प्रतिबंधित है कि ब्लेंडिंग के लिए तो हम खरीदेंगे नहीं किसी और देश से। क्यों खरीदेंगे भाई? हम अपने किसान का एथेनॉल खरीद कर उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। आयात कम करने के साथ दूसरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यह है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तो हम अगर विदेश से एथेनॉल लेने लगे तो ये तो कार्यक्रम ही सारा बर्बाद है। क्यों करेगी भारत सरकार ऐसा? और ऐसा करेगी तो छुपी रह जाएगी क्या बात? अगर अरविंद केजरीवाल जी के दावे में सच्चाई होती और ये क्या देश को पहले पता नहीं चलती, आग लग गई होती सड़कों पर? त्रिपाठी जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे जिसकी आशंका थी और इस सरकार जिसमें विफल रही वही हो गया। जब आप पारदर्शिता कम रखते हैं तो इसी तरह की झूठ, अफवाह और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। ये मतलब सीधे सीधे फ्रॉड है, इससे कम नहीं है। बाकायदा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल है 2018 की, वो साफ साफ प्रोहिबिटेड करती है, प्रतिबंधित करती है कि आयातित जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में नहीं मिलाया जा सकता है। पेट्रोल में जो भारत में होगा, गन्ने से होगा, मक्के से होगा, धान से होगा, मतलब जो भी ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा उससे होगा, यहीं के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति, एक पार्टी का संयोजक, आजन्म आजीवन क्या बोलते हैं वैसा ही तो है, वो बार बार करेक्शन करके, वो संयोजक, वो खुलेआम झूठ बोल रहा है। देश की राजधानी में प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब क्या हम कहते हैं ना, किसी अधिकारी से मिलने जाएं तो कम से कम झूठ बोल के तो नहीं जाएंगे। दरोगा से मिलने जाए और झूठ एप्लीकेशन लगा दें तो क्या करेगा? दरोगा 4 डंडा मारेगा। लेकिन चूंकि यहां प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं, अफवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं नेता है। तो नेता कुछ भी कर सकता है इस देश में, झूठ बोल सकता है, अफवाह फैला सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भारत सरकार की नीति देश के लोगों को जाननी चाहिए। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ आना चाहिए। E20 के मसले पर वो कुछ नहीं बता पाया, पता नहीं कहां से 100 लोग खोजे हैं
मैं फिर से अपना उदाहरण दे देता हूं, जब 10 साल पुरानी हमारी गाड़ी न खराब हुई तो किसी की कैसे खराब हो सकती है? खराब नहीं, उनका माइलेज भी कम जिनका हुआ है, अरे वो आगे कोई होंगे, ऐसे लोग तो मान सकते मैं क्या कह रहा हूं, जो छिटपुट आप माइलेज किसी को कम बुला हुआ है लीजिए ना। दूसरे तरह की मुश्किलें हैं, लेकिन कोई ऐसे जो लगा रहे हैं तो इन सब की सचमुच चेक कराना चाहिए और उसके आधार हैं। पर आप ये बात भी करनी कह रहे हैं कि ये मौका सरकार ने ही दिया है। बिल्कुल सरकार, और किसने दिया? अगर बहुत ट्रांसपेरेंट भाई इतने समय से वो पॉलिसी पर साफ साफ बता ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए हम पेट्रोल नहीं आयात करते किसी से, वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है उसके ऊपर। क्या हम आयात करते हैं एथेनॉल? हाँ। किस लिए करते हैं? भारत अमेरिका से बहुत सीमित मात्रा में एथेनॉल आयात करता है। इसका उपयोग सिर्फ औद्योगिक और रासायनिक यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, गाड़ियों के ईंधन के लिए नहीं होता है। आगे और बता देता हूं आपको, भारत ने घरेलू स्तर पर एथेनॉल बनाने के लिए अमेरिकी मक्के के आयात पर विचार किया था, लेकिन चूंकि अमेरिका में जीएम मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का उत्पाद होता है, इसलिए इस पर बड़े सख्त नियम लागू हैं। यह है पूरी 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 सच्चाई। अब अरविंद केजरीवाल जी ने खैर उसको एक ही उसमें लपेट दिया कि भारत इंपोर्ट भी करता है, ब्लेंड भी करता है और अमेरिका के दबाव में जो है जी उसके लिए वो ये कर रहा है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमको फोन करें, हम उनको बताना चाहते हैं, इतने लोग परेशान हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी जाने, दोनों नंबर मित्र होंगे होते कि एक दूसरे के पास दोनों के? होना ही चाहिए, दोनों मित्र हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मित्र हैं। मतलब राजनीति में सब मित्र होते हैं ना, उस तरह से आप देखें प्रधानमंत्री तो। कार्यालय का देखिए तो इसमें सीरियस नोट पर क्या बात है कि एथेनॉल को लेकर जो बात हुई वो ठीक बात है कि सरकार अभी तक उसको साफ नहीं कर पाई बात को कि भाई क्या तस्वीर है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, क्या नहीं है। आपने कहा कि ब्लेंडिंग में एथेनॉल हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह यूएस नहीं है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। अच्छा, एक बात ये समझिए, ठीक है। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम काम में ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन भारत में जो अभी कंजप्शन हो रहा है उससे भी ज़्यादा हो ये रहा जो 20% में लाते हैं उससे भी ज्यादा हम बना रहे है, हैं। बना रहे हैं। तो इसलिए एक तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एथेनॉल का इंपोर्ट नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, यूएस से इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरी बात वो जो एक कह रहे थे कि क्या बोला था उन्होंने कि यूएस में जो कचरा हो जाता है जिससे वो कचरा की तरह से फेंक रहे हैं उसको यहाँ भेज रहे हैं। तो एक तो यूएस का एथेनॉल का प्रोडक्शन को देखें और कंजप्शन को देखें, वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 80% कंजप्शन यूएस में हो रहा है। तो कचरा नहीं है वो, कचरा नहीं है, कूड़े में नहीं केवल 20% जो एथेनॉल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस, और उसमें नंबर 1 है यूएस, नंबर 2 है यूरोप और नंबर 3 है इंडिया। ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल मेडिसिन और केमिकल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और अभी करीब करीब $460 मिलियन का इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। दूसरा जो आपने कहा मेज़ वाला भी वो जीएम वाला है, तो इसलिए उस पर भी अभी रेस्ट्रिक्शंस है, वो भी मुद्दा देखना आप किसी दिन आएगा। केजरीवाल जी सच नहीं बता रहे ना। केजरीवाल जी अधूरे तरीके से सच बता रहे हैं, क्योंकि आपने उस झूठ को बढ़ाने का, बात करने का मौका दे दिया। आप ये कहेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे भाई इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, अब आपको क्या पता कहाँ यूज हो रहा है, वो ये भी तो कह सकते हैं। तो सरकार उस पर तस्वीर साफ करे। पहले तो एथेनॉल के यूज पर ही अभी तो टेंशन हो रहा है, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है, फिर उसको इंपोर्ट करने को लेकर हो रहा है। और मुझे तो एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि ये केजरीवाल साहब भी बड़े डिजिटल वाले हैं, प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल वाले हैं, साइन 2.5 लाख किए डिजिटल, तो डिजिटल भेज देते प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे कागज क्यों बर्बाद किया? तो आप इतनी बात करते क्या? कितने पेड़ कटे हैं भाई वो याद नहीं आपको, बिजली के बिल भी एक बार वो बहुत सारे इकट्ठा करके ले गए थे। सर, ये और राहुल गांधी दोनों पर्यावरण विरोधी हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी, प्रोफेसर साहब आते ही बड़े आंख बबूला हो गए थे तस्वीर देखते ही। वैसे तो आप केजरीवाल जी की उनकी तस्वीर देखते ही आप गुस्से में आ लेकिन जाते ये हैं। फिर से आज एक बार मैं इसको मुद्दे पे बोल नहीं लेंगे। जाता हूं। विजय जी कह रहे हैं कि डिजिटल साइन को पेपर पर लिखे, सोचिए कितना काम किया है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ विशेषण जोड़ना चाहता था लेकिन नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन संसद से बाहर धूर्त और बेईमान कहना, मक्कारी का मैंने देखा कि उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, तो उसका भी मीनिंग होता है कनिंगनेस। तो कह सकते हैं कि एक धूर्त, बेईमान और मक्कार पॉलिटिशियन कैसे हो सकता है, उसका ग्लोरियस एग्जाम्पल जो है अरविंद केजरीवाल है। इतनी गंदगी, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? ये ठीक बात विजय जी ने कहा कि अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा है पहले के अनुसार। जो हमने भी एआई महाराज को प्रणाम करके उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि 4.7 मिलियन जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ है। 2025 तक का वो डेटा बता रहे थे, और बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है।
जैसे मैं आप केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में यूज करने के लिए है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज Pharmaceuticals करने के में लिए खास करके। लेकिन जो हमारे यहाँ जो फ्यूल है उसके लिए जो फ्यूल में यूज करने मुझे के लिए उनकी नहीं है। पॉलिटिकल अटेम्प्ट की बात बताइए। देखिए, पॉलिटिकल अटेम्प्ट तो बहुत साफ है। उनको लगता है कि जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, उस स्टूडेंट मूवमेंट का माइलेज उनको उतना नहीं पहुंच पाया जितना उन्हें पहुंच पाना चाहिए था। दूसरी बात, जितना फ्रेम में रहना था, राहुल गांधी ने एक उठा करके प्रधानमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन करने के बाद, जैसे कहते हैं ना, मजमा लूट करके चला गया, तो मजमा लूट करके चला गया। तीसरी बात देखिए, जब आप मैं मार्केटिंग के लिए जाता हूँ, जब अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ, तो मैंने एक अनुभव किया और उसको मैं अपने पब्लिक पॉलिसी से भी हम जोड़ करके देखते हैं कि वो बार बार पहले आपको दिखाता है 10 वैरायटी आप दिखाता है आपको, और कहता है कि से भाई इसमें आप कहते हैं कि नहीं 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 हमको छोड़ दीजिए, इतना दिखाने की जरूरत नहीं, पता ये तो मेरा काम है साहब, हम आपको दिखा देते हैं। और जैसे ही आप कहीं हाथ लगाते हैं तो उसकी नज़र आपकी उंगलियों पर रहती है, और जैसे ही आपकी उंगलियां कहीं पर टिकती है वो समझ जाता है कि इसका इस पॉलिसी पर, इसकी इस साड़ी पर उसकी नज़र है। तो कहता है साहब ये तो 10 पीस हम बेच चुके हैं अब तक, ये लास्ट बचा हुआ है पीस, और आप भी टेम्पटेशन में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी पॉलिसी को लेड आउट करें, ऑपरेशन में करें, तो उससे पहले आपकी साइकोलॉजी तैयार करनी चाहिए, जिसकी चर्चा अभी दोनों लोगों ने किया। यानी कि यदि आपको इथेनॉल लाना चाहिए था तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार से आप कह रहे हैं कि हम लोगों सरकार लोगों का मन तैयार करते आपको मन तैयार करें। आप देखिए ना, केजरीवाल की इवन एंड ऑड, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, उसने पूरा क्या दिखाया, 2 सप्ताह तक काला फेफड़ा दिखाया, और काला फेफड़ा दिखाने के बाद कहा कि आपका लाल फेफड़ा होता था, ये देखिए पोल्यूशन के कारण काला फेफड़ा हो गया। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, पड़ोसन नहीं, नहीं, पड़ोसन में से तो सर, पीटे थे ना सर है पड़ोसन के कारण, क्योंकि पड़ोसन ही तो पंजाब है, पड़ोसन ही तो उन राज्यों से जहां से नहीं आता है। मेरा जो तो कहना ठीक कह था, रहे हैं आप, एकदम दुरुस्त मेरा जो कहना था कि उसके बाद हर आदमी डरा, यार मेरा फेफड़ा ऐसा काला हो जाता है, चलो भाई इवन ऑड मान लेते हैं। तो आदमी ने उसको, उसकी गंभीरता को समझा। वैसे ही इथेनॉल से किसानों को क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा, हमें घाटा भी क्या होगा। सरकार को सीखना चाहिए उनसे कि भाई पहले आप, मैं कहता हूं माहौल पहले बनाइए। मैं अरविंद केजरीवाल से धूर्तता भी सीखनी चाहिए। समीर जी, तस्वीरें अभी आ रही हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, सर पर देखिए गठरी बिल्कुल ऐसे बांध करके चल रहे हैं संजय सिंह सांसद, उसमें हो सकता है सारे वो डिजिटल पिटिशंस हैं। अरे पुलिस की गाड़ी खड़ी हो गई क्या बगल में आके? जगह खाली करवाएंगे, सड़क पर खड़े हैं ना सर, हिरासत में ले लिए गए हैं। चलिए, रास्ता खाली हिरासत में ले लिए गए। जी जी जी, तो होना ही था। देखिए अच्छी बात यह है कि झूमा झटकी नहीं हुई यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की नहीं, टकराव नहीं, पुलिस ने जहां रोका वहां बैठ गए आराम से। मतलब राहुल गांधी वाला दृश्य नहीं आया ना, उनको तो उठा करके लाना पड़ा। तो केजरीवाल ने वो देखा ना कि राहुल गांधी के नाक पे चोट भी लगी थी, तो केजरीवाल इस बात को समझ गए कि भैया राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता को सिर्फ नाक तक की चोट लगी है, मेरे साथ क्या हश्र होगा, वो जानते रहे इस बात को। इसलिए उन्होंने, और राहुल गांधी तो वैसे भी ताइक्वांडो फिट है, अरविंद केजरीवाल की शरीर के साइज देख लीजिए, राहुल गांधी तो फिट है, ये क्या मतलब इनकी स्थिति होती। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को बचाया उस चीज़ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी नज़र है, मुझे लगता है इस समय पंजाब के चुनाव पर है, और वो इस बात को जानते हैं कि ठीक है अभी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका दिल्ली की राजनीति में कोई बेनिफिट होना नहीं है, ना अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, न कोई लोकसभा चुनाव पास में। अभी सबसे बड़ी चिंता अरविंद केजरीवाल के समय इस समय पंजाब चुनाव की है। उन्होंने ये डर है कि अगर पंजाब चुनाव से वो हार जाते हैं तो राजनीति में वो पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाएंगे, और वो पैसों का जो फ्लो है जो दिल्ली को, पार्टी को चलाने के लिए पंजाब से आ रहा है, वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। तो किसी भी तरह उन्हें पंजाब चुनाव जीतना, और मुझे लगता है कि इसके साथ पंजाब के 7 से 8 उनके आम आदमी पार्टी के विधायक भी आए हुए हैं, और वो भी, और पंजाब का मीडिया भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है यहाँ पर। वो पंजाब की मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, जब पूरे पंजाब के अखबारों में इस बात की जानकारी देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि E20 का मामला पंजाब से भी जुड़ा हुआ है, तो पंजाब के सेंटिमेंट को भी इस मामले से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनको इतना देना था तो प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत थी। भाई पेट्रोलियम मंत्री तो हरदीप पुरी है, आप हरदीप पुरी को देते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जाके, आप हरदीप पुरी जी के घर जाकर देते, प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत ना सर, वो तो मिल लेते ना।
पुलिस रोकती भी नहीं। नहीं तो आप वो समय घर तक मांगते हैं। अंदर चले नहीं जाते तो हो। आप प्रधानमंत्री मोदी से समय मांग लेते, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने का। प्रधानमंत्री आप 4 लोगों को मिलने के लिए बुला लेते। इतना भीड़ देकर जाना ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक जनता के बीच में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो ये सरकार E20 के नाम पर आपको किस तरीके से है जनता के बीच में इस बिल्कुल मुद्दे नहीं पर है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, resonance? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका ठीक है। है सर, सरकार चलें। ने लोकसभा में इसका जवाब दिया है, राज्यसभा में भी दिया है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बाहर भी इसका जवाब दिया है, नितिन ठीक है गडकरी भी इसका जवाब दे चुके हैं। अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाने चलिए, की अभी कोशिश जब की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के अटेम्प्ट का तो खैर क्लाइमेक्स हो गया, हिरासत में ले लिए गए नेता, मतलब लोग, अब बात खत्म हो गई यहाँ से। अब देखिए फिर अगली कोशिश उनकी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा आज पार्लियामेंट का मैं हाल बता दूं। पार्लियामेंट चली नहीं, हंगामा थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, केवल 3 मिनट चली, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में आज चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा काफी हुआ। और अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी, आज ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। नीट पेपर लीक के बाद ऑपोजिशन ने अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को हथियार बनाया है। रोज के तरीके से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दान पात्र रखा, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की, पोस्टर लहराए, और अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। आज उन्होंने भी जरा सा कुछ दान पात्र में कुछ डाला, और इसके बाद क्या बोले वो एक बार जरा आप देख लीजिए। सुरंग नहीं है, अच्छी बात। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये अभी नहीं बता पाऊंगा। सुरंग का पता लगेगा तब पता लगेगा कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं दान पात्र के नीचे सुरंग होती है, ये बीजेपी धांधली करती है। ये देखिए, हाँ, ऊपर ताला नीचे सुरंग, ये वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें सुरंग नहीं है। सुरंग मतलब नीचे से पैसा निकालने ये उनका आरोप था। राज्यसभा में क्या हुआ वो आप जरा देखिए। खड़गे साहब ने ये मुद्दा उठाया आज। अरे उस पर बिगड़ गए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने कहा देखें, रोज एक ही मुद्दा उठाना, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं इसलिए आपको मौका मिलता है, सर मतलब चेयरमैन साहब भी जो है उनको मौका देते हैं, लेकिन वो मिसयूज करते हैं इस मौके का। और भी लोग हैं ऑपोजिशन में, वो भी बोलना चाहते हैं। हर बार खड़गे साहब ही बोलें, एक ही बात बोलें, वो मिसयूज करें, ये बात ठीक नहीं है। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। तो राज्यसभा में कांग्रेस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है, और लोकसभा में कह रही है कि जब तक होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट नहीं देंगे ये स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज के मामले में, तब तक हाउस नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी, दोनों हाउसेज में अलग अलग मुद्दे हैं एक ही पार्टी के। देखिए, मुझे लगता है कि अब विपक्ष जो है वो सरकार की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर ये हाउस नहीं चलेगा तो ये बार बार ये बहुत लाउड, बहुत शोर के साथ सुनाई दे रहा है कि कौन हाउस नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। छात्रों का मुद्दा था, संवेदनशील मसला था, तब तक जब आप रोक रहे थे तो ये जा रहा था कि भाई छात्रों के मुद्दे पर है। लेकिन अब जब आप पूरा का पूरा सेशन, सत्र पूरी तरह से वॉश आउट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, तो ये सरकार के पक्ष में जाएगा। दूसरा उसका पहलू क्या है जो ज्यादा मतलब खतरनाक भी है और दुखद भी है, जो बिल जो सरकार। एक मिनट जरा, योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा सत्र है, कुछ बोल रहे हैं। करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न
सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारी ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे, हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे, उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए। मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल रही था। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही थी, सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी और योगी आदित्यनाथ ने हंगामे के बीच कुछ बातें कही हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का, लोकतांत्रिक चेहरा है इनका, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात ब्रेक से पहले हो रही थी। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज और योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को ये चेतावनी देनी पड़ी। पहले तो मार्शल्स को बुलाया कि इनको बाहर ले जाइए, कुछ लोगों के लिए कहा कि बिल्कुल बाहर ले जाइए इनको तुरंत,
फिर ये कहा कि मैं आपकी सदस्यता टर्मिनेट करवा दूंगा एथिक्स कमेटी में मामला भिजवा करके, आपके व्यवहार को देखते हुए। इतनी सोचिए, मामला इतना बढ़ गया। खूब हल्ले हंगामे के बीच में योगी आदित्यनाथ थोड़ी बहुत अपनी बात कह पाए, लेकिन इसमें हैरानी किसी बात की नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, आज ही पार्लियामेंट स्थगित हुई ना इस मुद्दे पर राज्यसभा, तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में तो यह होना ही था। अब सवाल यह कि मामला कहां तक जाएगा। त्रिपाठी जी देखिए, अब चुनाव आ गया है नजदीक, और अब आप जो कहते हैं ना कि एक्शन बिगिंस हियर, तो ये वही जगह है जहां आप सारे एक्शन सब कुछ आपको नजर आएगा। समाजवादी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि हम उसको गलत तरीके से दिखे नहीं, लेकिन चढ़ावा चोरी को हमें आगे ले जाना है। ये साफ साफ दिखता है। वो एक कोर्स करेक्शन वो करते दिखते हैं कि उसमें वो पप्पू यादव नहीं बनना चाहते। हाँ, बिल्कुल किनारा कर लिया पप्पू यादव से बच रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे ना हो जाए कि साधु संतों का, पुजारियों का, उनका अपमान करते दिखें। लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जनरल लोगों का गुस्सा था, जनरल लोगों की पीड़ा थी, दुख था, हर हिंदू दुखी था। लेकिन अब ये पता नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना कुछ असेसमेंट कराना चाहिए। उनका सिस्टम तो होता ही है पार्टियों का, बड़ा अनुमान लगवाना चाहिए कि क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कालीन के नीचे जो है वो, आपने सोचा कि कालीन पे गिरा हुआ है वो दाग धब्बा दिखाए भाजपा का, और उस चक्कर में जब कालीन उठाई तो नीचे की समाजवादी पार्टी की पूरी गंदगी चली आई। तो ये जरा समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। और चुनाव तो अब इसी पर जाने वाला है, और इस पर जाने का सीधा सा मतलब होगा कि फिर वो, मतलब पुरानी बाबरी से लेकर और आज का सब कुछ वो सब सामने आने वाला है। फिर वो लगभग उसी तरह का प्रचार होता हुआ दिखेगा जो आपको 17 और 22 में होता हुआ दिखा था। चलिए सर, अगली खबर में बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर है, और ये एक लाइन से कह दूं, जो 27 का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो राम मंदिर, मथुरा और संभल, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। दूसरा, जो इस्लामीकरण हुआ है, जो कन्वर्जन बढ़ा है छांगुर से लेकर के बाहर सारा, ये सारी चीजें खुल करके आएंगी, और मुझे लगता है कि यही पूरे नैरेटिव, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, कंप्लीट पोलराइज। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। मतलब बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं यूपी में बताने के लिए? नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डेवलपमेंट बता करके कोई पार्टी जीतती नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी भी चुनाव के बाद बीजेपी अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी यूपी के लिए बदलेगी, सिर्फ पोलराइज पे नहीं जाएगी। जिस तरीके से सवर्णों का वोट टूटा है बीजेपी की तरफ से, प्रशांत किशोर को गया है बड़ा वोट बैंक, तो ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि बाकीपुर में जिस तरीके से वोट टूटा है, और कहा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर जो नाराज वर्ग है उन्होंने भाई प्रशांत। सर, अभी आगे मैं करने वाला हूं बात, तो यूपी की बात हम उसके साथ कर लेंगे, उपचुनाव के साथ, क्योंकि मैं भी जो खबर आपको बता रहा था ना, आज की बड़ी खबर है और ताजा खबर है, इसलिए बताना भी चाहिए आपको। दूसरा, ये हमारी राजनीति का एक चरित्र बताती है आपको। तमिलनाडु की खबर है। पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ, तूफान खड़ा हो गया, और आज चेन्नई पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मामला बताऊंगा आपको। उदयनिधि स्टालिन इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, और उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किस मुद्दे पर किया गया? इन्होंने एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है त्रिशा, जानी मानी अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ एक बयान दिया। बयान निहायत ही निंदनीय, बेहद ही घटिया बयान था जो उन्होंने दिया था। मतलब निचले से निचले और छिछले से छिछले स्तर का बयान था वो। डबल मीनिंग बयान एक महिला अभिनेत्री के लिए, मुख्यमंत्री से जोड़ करके, कि मुख्यमंत्री से उनकी मित्रता है, तो इस बार इसको उसका आप अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या बयान दिया होगा। बताया ही नहीं जा सकता, वो इतना भद्दा बयान था। और रैली में दिया एक बाकायदा, और वो रैली हो रही थी कावेरी जल विवाद के मामले में, उसमें उन्होंने कुछ बोली ऐसी बात। एनीवे, अब उनको आज अरेस्ट कर लिया गया। काफी हंगामा भी वहां पर हुआ है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी। इसके बाद पुलिस उदयनिधि को जब कस्टडी में लेने के लिए पहुंची तो खूब हंगामा हुआ, उनके समर्थक और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए, झड़प हुई, और ये सब कुछ चलता रहा। और कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन ने एक रैली की थी, और जब मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ बोल रहे थे तो अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे, मतलब त्रिशा नारे लगाने लगे। और फिर उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर के कमेंट कर दिया था। लेकिन ये तमिलनाडु में पहली बार नहीं हो रहा, ये आपको ये नॉर्थ के किसी राज्य में ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कहीं नहीं दिखाई देंगी। कभी आपको याद आता है दिल्ली में किसी ने किया? अरविंद केजरीवाल ने इतना बोला था शीला दीक्षित के खिलाफ, कुछ किया उनके खिलाफ? नहीं किया। ये सेंटर में बीजेपी इतना कहती रहती है गांधी के खिलाफ, उनके दामाद के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, कभी कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी और स्टेट में नहीं दिखाई देगा। तमिलनाडु में एक बार नहीं कई बार हो चुका है।
सबसे पहले करुणानिधि ने जयललिता को गिरफ्तार कराया। जयललिता जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो रात के 2 बजे करुणानिधि को पुलिस वाले उनके बेडरूम से टांग के ले गए थे, उठा कर कैमरों के सामने घसीट घसीटते हुए लेकर के गए थे और वो चीख रहे थे उस वक्त। वो सब टीवी पर हम सबने देखा था, 2001 की घटना। 75-80s के थे उस समय। हाँ जी, तब भी इतनी उम्र थी उनकी। और आज अभी अभी जुम्मा ये सरकार नहीं बनी 2 महीने की विजय की, और नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करा लिया। अब क्या कह रहे हैं उदयनिधि? स्टालिन ने बहुत घटिया बयान दिया, माफ कीजिएगा स्टालिन कह रहा हूं, उदयनिधि ने बहुत घटिया बयान दिया, लेकिन ये ऐसा भी बयान नहीं था कि आप उठा करके जेल में डाल दो किसी को, जब तक बहुत मतलब ये कानून से ज्यादा कुछ जब तक ना हो ना मन में, तब तक नहीं ऐसा काम करता। अमूमन आप नोटिस देते हो किसी को, जवाब मांगते हो, कानून में थकाने के बहुत प्रावधान होते हैं। और डिफेमेशन केस करते हो, आप थकाते, सीधा ही उठा के सीधे ही हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे हैं वो कोर्ट वोट में मामला चला गया है, उनका कहना यही है कि इस मामले में सीधे अरेस्ट बनता नहीं है। बाकी विजय जी बताएं। नहीं, ये तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की राजनीति का ये बड़ा हिस्सा है। मैंने वो सारे तस्वीरें आपको भी याद होगी, देश को भी याद है कि जिस तरह से जयललिता जी को किया गया था अरेस्ट, और फिर जयललिता जी ने जिस तरह से करुणानिधि को अरेस्ट किया था आधी रात को, तो वो वहाँ पर चलता है। और इस तरह के एक तो बयान को हम किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करते, बयान को उदयनिधि के इस तरह उसको सपोर्ट नहीं करते, और पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि हमारा कुछ बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वो चलता रहता है। और विजय जिस तरह से आए हैं सत्ता में, जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी, और उनका दोनों का वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसका भी झगड़ा है। ये केवल पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, डीएमके कंट्रोल करती है फिल्म, डीएमके कंट्रोल करती है पूरा एसोसिएशन को और वहाँ के सिस्टम को, तो वो भी बड़ा मसला है, उस पर किस तरह से होगा। लेकिन इससे कोई उदयनिधि स्टालिन कमजोर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, उनको तो मजबूती मिलेगी। उनका जो वॉलंटियर होता है, कार्यकर्ता होता है, वो थोड़ा सा एनर्जाइज होता है। गिरफ्तारी बनती थी इनकी? मेरे ख्याल से तो नहीं बनती, लेकिन सरकारें तो गिरफ्तार कर सकती है कि जो करना है कर लीजिए। अब आरोप लगा के अपराध में बन सकती है, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर किस तरह के अरेस्ट की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं एक महिला पर इस तरह के आरोप लगाएं और आप उसके चेन्नई हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल की सुनवाई है ना सर, अभी वो तय करेंगे। एंटीसिपेटरी की बेल लगाई है उन्होंने, और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी ठीक रही है सर। बहुत आपत्तिजनक, मतलब बेहुदा बयान उनका था, इस तरीके से बचना चाहिए था। एक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से बयान आप किसी महिला के खिलाफ दे रहे हो, मतलब जिस तरीके, और सार्वजनिक रैली में आप दे रहे हो, उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे हो, और पार्टी आपके समर्थन में खड़ी हो रही है पूरी तरीके से, और पार्टी कह रही है कि किसी का नाम नहीं लिया, आप उसको गलत तरीके से क्यों देख रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत वो माफी मांग लेते तो बेहतर होता कि भाई, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, मैं माफी मांगता हूँ और किसी की भावनाओं आहत हुई है। लेकिन अब विजय भी कोई वैसे पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो तत्काल भी फिल्म इंडस्ट्री से आए, एग्री यंग मैन की भूमिका फिल्मों में निभाते रहे, मुख्यमंत्री बनते वो उसी एग्री यंग मैन की भूमिका आ रहे। और ठीक है कि तुषार के साथ उनको लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चा चलती रही है, उसको उन्होंने जिस तरीके से व्यक्त वहां पर किया है, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जो धाराएं लगाई गई है उसमें बेल होना भी मुश्किल है, जिस तरीके से उनके ऊपर धारा लगाई गई है। अब ये देखना होगा कि चेन्नई हाईकोर्ट उनको एक अग्रिम जमानत देता है या उनको बेल भी मिलती है कि नहीं। कहा जा रहा है कि जो धारा लगा ये पूरा प्रकरण मेरी नजर में तो विजय के लिए माइनस ही माइनस है। वही मैं कह रहा हूं कि एक तो आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को एक लीज ऑफ लाइफ दे दी, जो अभी भी इतनी बुरी तरह पिटा, उसको आपने जो है वो दे दिया, इतना बड़ा मौका दे दिया। दूसरा जो चीजें अभी तक, देखिए वो फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप होती है, छपती है, आपने उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया। भाई मुख्यमंत्री की दोस्त पर कमेंट हुआ तो मुख्यमंत्री ने देखो इतने बड़े नेता को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन यही कहा जाएगा ना। डेमोक्रेटिक है ना, लेकिन इसको जरा डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी का आपको दिखाई दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो इतना बोला जाता है, मेलोडी को लेकर के इतना यहाँ पर तुरंत कमेंट एक से एक हुआ है यहाँ पर, बट कभी तो तानाशाह नरेंद्र मोदी ने तो कभी तानाशाही नहीं दिखाई। ये तानाशाही नहीं है, ये तो बहुत डेमोक्रेटिक। तंज कर रहे हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे तंज विजय जी की तरह आता नहीं है, मैं तो सीधे स्ट्रेट बैट से बात करता हूँ। कह रहे कंपेयर कीजिए, मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया होता तो। इतनी बातें, भद्दी गालियां, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने केस से मना कर दिया। त्रिपाठी जी मुझे लग रहा है सहमत नहीं है हमारी बात। नहीं, कतई सहमत नहीं हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस पर क्यों कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई वो अच्छा है, भला है कि वो पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिकल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उस पे आता हूँ, पॉलिटिकल डिविडेंड पे आएंगे, लेकिन मैं तो साफ कह रहा हूं कि उस आदमी ने ठीक काम किया और नेता को ऐसे ही होना चाहिए। नेता को अगर ऐसे वो नहीं होगा तो कल को वो भी ऐसी भद्दी गंदी टिप्पणियां करेगा जिसको साहस नहीं है कि ये पांचों लोगों में से कोई वो बयान दे सके। ऐसा गंदा काम वो करेगा वो आदमी। अब ठीक है,
सनातन पर आप कुछ बोलिए, डेंगू मलेरिया एड्स HIV बोलिए, आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करता, क्योंकि आपके पिताजी की सरकार थी, क्योंकि स्टालिन साहब MK स्टालिन उस वक्त खुद ही मुख्यमंत्री थे, तो पिताजी की सरकार नहीं है, विजय की सरकार है। और उससे मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। नहीं वो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि जो है। और दूसरा ये कि इस तरह की हरकतें नेता कराते रहते हैं, ये ठीक बात है, दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। मायावती जी के साथ जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, एक वो प्रकरण, वो ऐसी घटना थी कि किसी एक खबर आ रही है सर, एक खबर आ रही है एयर इंडिया की एक फ्लाइट में टर्बुलेंस की खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379, इसमें टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट में बैठे कई यात्री घायल हो गए। ये फुकेट से फ्लाइट चल रही थी, थाईलैंड से, और दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया का यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है, लेकिन फ्लाइट में जो टर्बुलेंस हुई है वो इतनी ज्यादा थी कि इसमें यात्री छोटे लोग गए, घायल हो गए। देखिए, कई यात्रियों को जब एयरपोर्ट पर लाया गया तो उनको पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देखिए, किसी की आंख पर, सर पर पट्टी बंधी हुई है, व्हील चेयर पे आ रहे हैं सर, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ होगा फ्लाइट पे, इसका आप अंदाजा लगाइए जरा। वो गिरे होंगे जो सामान थाईलैंड से दिल्ली की फ्लाइट, हाँ मतलब चोट आना फ्लाइट में, ऊपर से, इसका मतलब हवाई जहाज कैसे डोला होगा, इसका अंदाजा लगाएं आप। ये देखिए, ये यात्री आ रहे हैं, चेहरे पे पट्टी बंधी है, दूसरी एक महिला आ रही है, उनके चेहरे पे भी चोट लगी हुई है। चीख पुकार मची होगी फ्लाइट में, क्या बीती होगी यात्रियों के ऊपर। फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। सौरभ जी, टर्बुलेंस, सौरभ जी, जब फ्लाइट में टर्बुलेंस अरे होता है, सुनने में अभी आया है, बाकी अभी हम कंफर्म करते हैं कि जहाज की बॉडी में क्रैक तक आ गया जी। तो ये तो बड़ा गंभीर हो सकता था ये मामला, तो बहुत ही गंभीर है सर। कई बार फ्लाइट्स टर्बुलेंस में खराब मौसम में फंस जाती हैं। कैप्टन आपको कई बार हिदायत देता हुआ सुनाई देते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी खोलिए मत, बांधे रहिए, अभी मौसम ठीक नहीं है। कई बार किसी ऐसी स्ट्रीम में फंस जाता है जहाज, जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा भी कि इतना ज्यादा हो जाए कि यात्रियों को चोटें आ जाए। हाँ सभी जी, सब युवा दिख रहे हैं इसमें, लड़के मतलब ऐसा भी नहीं कोई बुजुर्ग है, सब युवा अट्टे कट्टे लोगों को चोट लगी है। तो किस तरीके से हुआ होगा, और व्हील चेयर पे लेके आया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि तो बहुत ही गंभीर और ईश्वर की कृपा है कि ये बच गए। मतलब फ्लाइट के अंदर जिस तरीके से फ्लाइट का मतलब स्थिति भी होगी, सामान गिरा लोगों का, और चीख पुकार वहां पर अगर मची होगी, ये बहुत ही मतलब एक वो भी हो जाता है, ऊपर सामान रखा होता है, सामान होता है भारी भारी, किसी के ऊपर गिरा होगा। और कई लोग तो मतलब बहुत कैजुअल वे में वॉक भी कर रहे होते हैं, अंदर वॉशरूम से आ रहे हैं, तो वो भी गिर जाते हैं, ऐसे समय बुरी तरीके से चोट लग जाती है। तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में तो फ्लाइट डाइवर्ट भी करते हैं, कई बार ऊपर ले जाते हैं। मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब इतना लंबे समय तक फंसी रहना है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है सर कितनी देर तक ऐसा रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। और इतना मौसम इस समय ऐसा है नहीं कि इतना टर्बुलेंस में फंसे मतलब इस समय। तो ये या तो बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा होगा, कहीं पे बहुत तेज बारिश होगी, हवा से बहुत ज्यादा, हवा बहुत तेज होगी कहीं पर। अभी तो टर्बुलेंस है क्योंकि बंगाल की खाड़ी वगैरह में समय या डाइवर्ट भी कर दिया जाता है ऐसे समय फ्लाइट को। देखिए, थाईलैंड से आ रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी वगैरह से ही निकल रहा होगा, तो टर्बुलेंस तो उसमें है। और जब टर्बुलेंस में वाकई यदि इस पर यदि आप जाएंगे, अरब सागर में उतना नहीं होता है, लेकिन खासकर बे ऑफ बंगाल में तो बहुत टर्बुलेंस होता है। तो जान सांसत में रहती है, कई बार लगता है बे ऑफ बंगाल तक नहीं होगा ना, सांसत में पड़ी हुई है। दो तीन ये भी है कि, और इसको पायलट को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे में उसने ज्यादा बेहतर तरीके से लैंड किया। फ्लाइट में लोगों को चोट आए, फ्लाइट में क्या माहौल हुआ होगा ये सोचिए आप। उस वक्त लोग चोटिल हो रहे हैं, अभी कितनी देर पे पहुंचेंगे दिल्ली, लैंड करेंगे, तब तक वैसे ही यात्री जो हैं पैसेंजर रोना शुरू कर देते हैं, बुजुर्ग चिल्लाना, रोना, मतलब बच्चे होते हैं सब, मतलब एक कैओस क्रिएट हो जाता है ना, एकदम डर बैठ जाता है कि क्या हो रहा है। खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। तो खैर चलिए, इस पर और अपडेट आएगा तो मैं आपको दूंगा। अगली खबर, एक बयान आया है कर्नाटक के गृह मंत्री का, प्रियंक खड़गे का। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। कर्नाटक में भी पेपर लीक को लेकर के इस्तीफे की मांग हो रही थी, वहां भी कुछ लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। प्रियंक खड़गे ने एक बहुत इनसेंसिटिव बयान दिया। इनसेंसिटिव से ज्यादा ये दिखाता है कि आपकी पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है ये। अब इसको कैसे लें आप, देखिए बयान में आपको दिखाता हूं। उनसे कहता है इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली में कहा, दिल्ली में इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, आपके यहाँ भी पेपर लीक हुआ, आपके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहले कोई 25 दिन भूख हड़ताल तो करे, फिर हमारी पुलिस उसको लाठी मारेगी, उसके बाद फिर मेरे पर दबाव बनाओ, तब मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसे ही हुआ ना दिल्ली में इस्तीफा, तो मेरा अभी से इस्तीफा क्यों मान रहे हो? छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, वो तो खड़े जिस तरह से नड्डा जी और जितेंद्र सिंह लड़कों के सामने जैसे बैठे थे, जैसे उनको अपने बराबर बिठाया,
तो दोनों का फर्क भी देश के सामने आना तो चाहिए। आपको झारखंड में नहीं दिख रहा है? तस्वीर झारखंड की है। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, सबने कहा भाई दिल्ली की सरकार पहले क्यों नहीं जागी, पहले बात करना था सोनम वांगचुक से और अभिजीत दीप के सबसे। आज 11 दिन हो गए इस आंदोलन को। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। स्टेडियम की बिजली काट दी गई, स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। 6 अगस्त को अब इन छात्रों ने ऐलान किया है विधानसभा का हम घेराव करेंगे। विपक्षी दलों से कोई नेता अभी तक रांची नहीं पहुंचा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब एक छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गया है। अब तक वो नहीं हुआ था अभी तक, अब वो दूसरा दिन है आज उस व्यक्ति की भूख हड़ताल का। अब क्या करेगी पुलिस वहां की? इनकी मांगे क्या? ये तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे। अच्छा, मुझे पहले लग रहा था इस्तीफा मांग रहे होंगे ना। इनकी 3 बेसिक मांगे हैं, उसमें इस्तीफा नहीं है। पहली मांग तो इनकी है कि ये जो जेपीएससी का पेपर हुआ, इसको इसके प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हुआ है इसको कैंसिल किया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि ईडी सीबीआई की जांच की जाए। और तीसरी इनकी मांग है कि ओएमआर शीट जो हमको मिलती है उसमें एक और कॉलम जोड़ा जाए, नॉट अटेम्प्टेड, कि मैंने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। ये 3 मांगे, इस्तीफा भी नहीं मांगते ये लोग। तब भी जो है यहां ना कोई जा रहा है। वो सीजेपी वाले भी जो है वो रोज वीडियो कॉल करके इनको कह देते हैं, इनको अपना मॉरल सपोर्ट दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं। और सौरभ जी, बच्चे तो ऐसे हैं ना कि ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम ठीक हो जाए, हमको किसी से लड़ना नहीं है। वो पहले से ही हर नेता को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई विपक्षी पार्टी ना आए। और सोचिए कि ऐसी निर्दयी सरकार है, तिरपाल नहीं लगने दिया वहां, पॉलिथीन लग जाए, बारिश में धूप में वो लोग न रहें, तिरपाल लग जाए। और यहां तो बहुत कुछ दिखा, बहुत लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। जब खबरें आ रही हैं वो भात, नमक और दही, आप जरा सोचिए, आप तुलना कीजिए जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था कि बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इस सब की पार्टी चल रही, तो आप भात, नमक और दही मिला के खा रहे हैं। अरे ये इतने वो भी हैं, मतलब कॉशियस भी हैं, वो स्वाभिमानी है। नहीं, वो डफली वाले पहुंच गए थे। अभी डफली वाले पहुंचे, आयशा वाले पहुंचे थे, और इन्होंने साफ माइक पर ऐलान किया, कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी हमारे मन से, कोई आजादी का नारा नहीं लगेगा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा, हमारे मुद्दे के अलावा कोई और बात यहां कही ही नहीं जाएगी। आज तो शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि है सर। आज ही उनके नाम पर ही कम से कम हेमंत सोरेन इस बात को कहते थे कि भाई परीक्षाएं मैं रद्द कर रहा हूं, छात्रों से जाके मिल लेते। आपको शिबू सोरेन के सारे कार्यक्रम करने के लिए आज समय, मूर्ति का अनावरण आप वहां पर कर रहे हो, उस छात्रों से बात करने के लिए हेमंत सोरेन को समय नहीं है। राहुल गांधी को एक ट्वीट करने का समय नहीं है, राहुल गांधी को उनको एक फोन करने का समय नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हेमंत सोरेन को फोन करके कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई दिल्ली में सब हमने किया था, हमारी इतनी बेइज्जती मत करवाओ, आप उनकी मांगे मान लीजिए। हम ये नहीं कहते कि हर मांग जो है बिना जांच के मांग लो। आप वो कह रहे हैं पेपर, आप बात तो कीजिए ना सर, वो कह रहे हैं पेपर के नतीजे कैंसिल करो, सरकार का अपना कोई पक्ष होगा, बात करो इनसे जाके। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। सर एक शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल बात करनी चाहिए। छात्र वहाँ बहुत दिनों से इस चीज़ को लेकर के हैं, और मैं तो कई बार अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि कई बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें बुलाया और हम वहाँ जाने से मना कर दिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई परीक्षाओं के लिए मुझे बुलाया हो और मैं मना कर दिया इसी आधार पर कि आपके यहाँ घपले होते हैं। सारी सरकारों का मैंने कहा ना, अभी बेंगलोर आप सुन रहे हैं, क्या नाम था उनका, प्रियंक खड़गे साहब। नहीं, मैंने ये कह करके कि आपके यहाँ घपले होते हैं, और मैं तो रोज ही आपको पता है कि टेलीविजन पर वो उल्टा पुल्टा बोलते रहता हूँ, तो मैं इससे ठीक है सर, नहीं चाहता। ठीक है, ये कहानी कुर्सी के लिए मेरे ख्याल से कहीं आप योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुनते हैं। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना
अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया, राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग
चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे, उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, कैसे उसको कोई 5-6 में राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मृतक घोषित किया था। वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? अयोध्या के जिस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए प्रकरण की बात आई थी, सरकार ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि आस्था का विषय अयोध्या है। कोटि कोटि सनातनियों की आस्था का मुद्दा था और सरकार ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सरकार सीधे किसी ट्रस्ट में हाथ नहीं डालती, क्योंकि वह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वह ट्रस्ट गठित है। इसलिए इस मामले में या तो ट्रस्ट अपील करेगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश देगा तो हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों
और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में, जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2024, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे, दरअसल वो जो विधानसभा में हंगामा हुआ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में, उसका वो जवाब दे रहे थे कि ये कौन लोग होते हैं बोलने वाले। सारा पूरा उन्होंने इतिहास पूरा गिना दिया उनका। अपना अपना धर्म निभा रहे हैं सभी। योगी जी यही कहेंगे और समाजवादी पार्टी यही करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और आपको ये चुनाव में अब यही सब होता हुआ दिखाई भी देगा, क्यों सर? बिल्कुल लग रहा है। इसके अलावा नहीं, अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे यही इशू का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बार बार 92 पर 90 पर गोली चलाने, वो इशू सब खत्म हो गया। सरयू में पानी बहुत बह गया। और जब राम मंदिर निर्माण हो गया, भव्य मंदिर निर्माण कर दिया आपने, तो आप उसकी क्रेडिट से, उसके रास्ते से आगे चलें, या फिर जो प्रोजेक्ट्स और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उन पर चर्चा। चढ़ावा चोरी वाले में भी चढ़ावा चोरी में भी अब कुछ नहीं रहा है वो इशू, बहुत बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी वो हैमर करते रहेंगे जब तक चुनाव होगा, लेकिन कोई उसका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या वोटर है, वो इस इशू से वहां चला जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। आगे कोई इतना इससे बीजेपी का वोटर नाराज होकर के थोड़ा उधर चला जाए। मुझे लगता है थोड़ा नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है, और आप मुद्दे यही रखें। लेकिन संभल में क्या हुआ था समाजवादी पार्टी के दरमियान, कैसे एक मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था, कैसे हिंदुओं को मारा जाता था, जरा ये नैरेटिव लेकर आते। यदि ये नैरेटिव लेकर के आते कि कैसे मेरठ की गलियों में मुसलमान घुस करके हिंदू बेटियों को उठा लिया करते थे, रेप किया जाता था और उनका कन्वर्जन किया जाता था, थोड़ा ये लेकर के आते। कैसे कैराना और उन जगहों पर जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ करते थे, यदि मुद्दा लेकर के आते कि काशी के साथ साथ मथुरा का उद्धार करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, और चढ़ावा चोरी एक जानबूझ करके नैरेटिव, सनातन के नैरेटिव को खत्म करने के लिए, हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, मुझे लगता है नैरेटिव अयोध्या से खिसका करके अन्य जगहों पर इनको ले जाने की। अभी जो रैलियां कर रहे थे वो तो ये नीट वाले मुद्दे पर सब कुछ वो जो है थम गया, तो वो ये मथुरा का, काशी का, संभल का, सबका जिक्र करते नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस क्लैरिटी से इन्होंने बोला है, बहुत शानदार बोला है, साफ साफ बोला, बहुत साफ साफ बोला। आपकी ट्रस्ट शिकायत नहीं करेगा तो मैं जांच कैसे करूंगा? हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देता है, तो अब तुम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं, ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी में पैसा जा रहा है, ये भी गलत नैरेटिव है। सपा तो आरोप साधु संत नहीं, बीजेपी जवाब देती रहेगी और बीजेपी पुरानी बातें याद दिलाती नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब यदि बीजेपी जवाब देती रहेगी तो फिर ये खतरनाक होगा इलेक्शन के लिए। फिर वो सफाई बीजेपी को नैरेटिव खड़ा करना चाहिए, सपा के नया नैरेटिव खड़ा करना चाहिए।
आगे आपको बताता हूं मैं, अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है, लेकिन वो उपचुनाव पर बोले हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। आज 2-3 अच्छी मुलाकात, मतलब इंटरेस्टिंग मुलाकातें हुई हैं। नीतीश कुमार मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तस्वीर देख लीजिए आप जरा एक बार। इस मीटिंग में उनके साथ संजय झा माफ कीजिएगा, और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो थे। तो नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात करें, अब तो राज्यसभा के मेंबर हैं तो ठीक है, लेकिन अभी कल ही उपचुनाव का नतीजा आया, बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट में हार हुई बीजेपी की, और आज नीतीश कुमार जी से मीटिंग, तो लोग एक का एक जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। दूसरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग, देखिए वहां भी दतिया में हार हुई बीजेपी की, और उनकी भी मुलाकात हुई है। वहां किसानों का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ था, उसमें खूब चर्चा चली कि शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वहां मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है कुछ गैप रहा पूरी बातचीत में। वो केंद्र से ज़्यादा सहयोग चाह रहे थे, केंद्र ने उनके ऊपर डाल दिया कि हम अपना कर चुके हैं, हमें जितना करना था, आपकी जिम्मेदारी है, खरीद कीजिए आप। ये सब प्रकरण खूब हुआ था उस वक्त। खैर, दोनों इंटरेस्टिंग मुलाकातें थी वो। अखिलेश यादव की बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये नाराजगी है लोगों की जो उपचुनाव के नतीजों में आपको दिखाई दे रही है। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए, देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं, देखिए ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। गजब है, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि फेयर चुनाव कराया, देखना चाहते थे भाई अगर बिना चोरी के लड़ो तो कितना वोट मिलता है, बीजेपी वाले चेक करना चाहते थे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये तो उनको अवसर मिला है, और अच्छा है कि वो दूसरी तरह से कह रहे हैं कि एक तरह से वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई। यानी जब जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तब तब अखिलेश यादव कहेंगे कि ये फेयर चुनाव है, तो देश के लोगों को भी दिखेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें हार गई, और 37 क्यों हारी, ज्यादा 37 तो समाजवादी पार्टी 6 कांग्रेस, तब भी अच्छा बढ़िया चुनाव हुआ था। तो एक तरह से कहें कि जहां जहां जब जब दूसरा कोई जीतेगा तब लोकतंत्र जीवित होगा, और जैसे ही भाजपा जीतेगी तुरंत लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये भी अखिलेश जी ने तय कर दिया। तंज के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये तो सबको पता है कि बांकीपुर में क्या हुआ, दतिया में क्या हुआ, कैसे चीजें बदली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा। अब अगर वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे तो शायद फिर अखिलेश यादव जी को ये कहने का अवसर मिलेगा कि ईवीएम। जरा उपचुनाव की बात मैं आपको बता दूं, देखिए पार्टियां कैसे कैसे रिएक्ट कर रही हैं। दोनों हार बड़ी है। बांकीपुर की हार तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। 19-20 हजार वोटों से प्रशांत किशोर वहां पर जीते हैं। मार्जिन, मतलब ये लग रहा था कि बीजेपी वाले इस गफलत में थे कि जीत तो जाएंगे, मार्जिन कम हो जाएगा, हो गया बिल्कुल ही उल्टा। अब मीसा भारती से आरजेडी वाली को मेरे ख्याल से 9-10 हजार वोट मिले, 10,000 से कम मिले, शायद 14 इतने। जमानत जब्त हो गई? नहीं सर, नहीं जमानत जब्त हो गई आरजेडी कैंडिडेट। हाँ 10.96% मिले। नहीं जमानत नहीं जब्त, 10.96 वोट मिला है, 12,000 समथिंग वोट। एनीवे तीसरे नंबर पर है, बहुत कम वोट मिला है। मीसा भारती कह रही है 14,273 14,000 कुछ आता। मीसा भारती कह रही है कि प्रशांत किशोर जीते हैं तो मानिए बीजेपी ही जीती है, कोई अंतर नहीं है। प्रशांत किशोर का जीतना मतलब बीजेपी का ही जीतना। कई लोगों ने कल से थ्योरी चला रखी है कि बीजेपी ने आरजेडी को बिहार में कट्टोसाइज करने के लिए, क्योंकि मजबूत विरोधी है, उसको हटाने के लिए प्रशांत किशोर जमानत जब्त हो गई रेखा गुप्ता नाम के एक, मतलब प्रशांत किशोर के फिनोमेना को उठाने की कोशिश की है। ये बीजेपी ने जितवाया है। अब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार कर प्रशांत किशोर को प्रॉप करना चाहेगी। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। एनीवे, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनका निशाना बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट है। सम्राट चौधरी वो मोदी पे एक शब्द नहीं बोलते, गृहमंत्री पे एक शब्द नहीं बोलते, बीजेपी पे भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ये हार सम्राट चौधरी की। नितिन नवीन का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया, जिसकी सीट पर लड़ रहे हैं उसका तो एक बार नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यह मैसेज है बीजेपी को कि हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री दो।
हमें ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, सीट भी नहीं, ये वो सीधे उनका निशाना सम्राट चौधरी पर है। प्रशांत किशोर को सुनिए। नीतीश, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने बात की, उन्होंने 3 वजह पूछी क्यों हारे, बीजेपी क्यों हारी, सुने आप। हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय, बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे। समीर जी बताइए, 3 वजह जो वो बता रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी उनके लिए पहला टारगेट है। निश्चित रूप से चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी उनके लिए टारगेट है और ये बार बार बिहार की जनता को और बांकीपुर की जनता को ये बता रहे थे कि भाई आपसे वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर लिया, दिखाया आपको नीतीश कुमार और बाद में आपको सम्राट चौधरी टिका दिया, तो बोले आपके साथ बहुत धोखा हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के सामने मैसेज देने की कोशिश की है, इसका उन्होंने जनता दल के जो यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कुर्मी वोटर्स हो या नीतीश कुमार के समर्थक हो, उनको भी ये बताने की कोशिश की है कि भाई चुनाव तो आपने नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा, वोट नीतीश कुमार के नाम पे लिया और बाद में सम्राट चौधरी को आपके ऊपर थोपा गया है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की चॉइस नहीं है। ये दिल्ली से थोपे हुए नेता है और मुझे लग रहा है ये मैसेज देने के लिए वो सफल हो गए। उनका लक्ष्य भी मुख्यमंत्री होना है, सरकार बनाना है, तो वो सीधे मुख्यमंत्री से ही वो जो है ले रहे हैं, मतलब वही इक्वेशन वही डाल रहे हैं अपनी। बीजेपी वाले क्या क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं उपचुनाव कुछ नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने कहा ये कोई सरकारों पे फर्क थोड़ी पड़ता है, हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है मान लेते हैं हम हार गए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, उपचुनाव था। फिर उन्होंने इस पर कहा, इस बांकीपुर की सीट पर उन्होंने कहा मैं नितिन नवीन जब चुनाव लड़े थे, मैं इलेक्शन में गया था उनके, वो उनके व्यवहार की सीट थी, उनकी सीट थी, उनके परिवार की सीट थी, अब वो वहां नहीं है, तो वो जब उनको एक माइनस कर दीजिए इक्वेशन से तो फिर पूरी इक्वेशन बदल जाती है, तो इस वजह से वहां पर हार हो गई। ये भी हो जाता है जब एक बड़ा व्यक्ति निकलता है इस सीट से, तो ऐसे नतीजे आ जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई देखो हम तो योगी जी की सीट हार गए थे बाई इलेक्शन में, केशव मौर्य की सीट बाई इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन हमने सरकार बना ली। तो बीजेपी कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो ऐसा ही है जैसे हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन रेत में डुबो दें और फिर कहें कि खतरे टल गए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये भी थियरी जो है वो कहीं समझ से बाहर निकल जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके, कई ऐसे उत्साही बालक आजकल ये बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को खड़ा कर दिया ऐसे, तो जानबूझ करके क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस थियरी को मना कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के आने से भारतीय जनता पार्टी का जो अपर कास्ट वोट बैंक है वो ज्यादा छिटकने का डर चला ही गया है। लालू के साथ वो नहीं जाता है, इनके साथ जाने की ब्रेक मजबूरी है मेरे लिए ना। मैं आपको कुछ एक खबरें बताता हूं। अभी जो नीट का प्रोटेस्ट हुआ और इसमें जो हंगामा हुआ था, सीजेबी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कल एक क्लैरिफिकेशन दिया एक किस्म का, मतलब अपने ही ऑर्डर पर उन्होंने और कुछ सफाई से बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों पर गंभीर अपराध की धाराएं पहले से नहीं है उनको राहत मिलेगी। जिसके ऊपर मान लीजिए कोई हत्या का दोषी है, कोई दंगे फसाद का, बलात्कार का दोषी है, पहले से आरोपी है, उसको कोई राहत नहीं है। एफआईआर लगी रहेगी, जांच भी होती रहेगी। छोटे मोटे अपराध जैसे किसी का कोई पार्किंग का है, ट्रैफिक का कोई चलान है, किसी के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का कोई आरोप है, इस ऐसे लोगों को राहत मिल जाएगी। इनके ऊपर चाहे पुराने मामले हों तो भी इनके ऊपर अब इस वक्त पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गंभीर अपराध वालों को लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने यह कही है कि सारे राज्यों को यह पूरी छूट है, वो अगर एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस ले सकते हैं, पुलिस को वो निर्देश दे सकते हैं। तो ये बात जो हम भी कर रहे थे ना,
क्या इख्तियार है सरकार के पास कि वो एफआईआर वापस ले ले। तो अब कोर्ट ने कह दिया कि आप चाहें तो एफआईआर वापस ले लीजिए, तो रास्ता खुल गया है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसमें यह कहा है कि हमने तो पहले ही सीजेपी वालों से जो हमने इनको आश्वासन दिया था हम उस पर कायम हैं, और जिनके खिलाफ गंभीर अपराध नहीं है उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष वहां पर रख रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है उन्हें तो रिहा ही कर दिया गया है, और बाकी भी अब सीरियस मामलों वालों को छोड़ करके बाकी सबके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे हम। 19 अगस्त को इस पर अगली सुनवाई होगी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। एक वीडियो 19 जुलाई का है। 20 जुलाई को संसद चलो की कॉल हुई थी जिसमें हिंसा हुई थी, पुलिस ने बल प्रयोग इन पे किया, इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को मारा पीटा। वीडियो में आप देखेंगे एक जॉइंट कमिश्नर पुलिस के और एक डीसीपी। 19 जुलाई की बात कर रहा हूं। भीड़ अभी आना ही शुरू हुई थी, बढ़नी शुरू हो गई थी। सोनम वांगचुक तब तक जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर प्लान, हमें बताओ क्या प्लान है आपका। इतनी यहां पर लोग आ रहे हैं, आपके वॉलंटियर्स कहां हैं जो इनको समझाएंगे, इनको बताएंगे क्या करना है। हम लोग लगातार कह रहे हैं बात करने के लिए, आप लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये सीजेपी के से जुड़े हुए लोग, सौरभ दास खड़े हैं वहां पर, एक शादरांग का भी इसमें खड़े, चुप, बिल्कुल कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। पुलिस वाले सीनियर अफसर इनसे कह रहे हैं भाई आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरा ये रोड मैप है, मैं कल को ये करना चाहता हूं, मैं इतने लोगों को से ऐसे बात करूंगा, मेरे इतने लोग वॉलंटियर वहां पर लगे हुए हैं, वो स्थिति को मैनेज करेंगे। कुछ है ही नहीं आप लोगों का। और उसके बाद हालात जो है वो बिगड़ गए। एक बार वीडियो सुनिए आप। और मैं आज रोज आज हो अच्छा, ये हम लोग कल बात कर भी रहे थे ना, हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजर्स की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। आप ये कह दें कि हाँ इसमें असामाजिक तत्व घुस गए थे, गुंडे घुस गए थे, तो ये पुलिस वाले जाने कि गुंडे क्यों दिल्ली में खुले घूम रहे हैं। बीजेपी वाले लोगों ने इसमें ऐसा ये करा दिया था, पत्थर का बड़ा ट्रक रख दिया था रास्ते में खड़ा करके ताकि कुछ लोग उसका फायदा उठा सकें। ऑर्गेनाइजर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा दोष किसी और का है, आपका नहीं है। उस पूरे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के ट्रक पे चढ़े हुए थे, ये बाकी दोनों लोग जो हैं ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे आगे। कहां थे फिर आपके लोग? ये तो बाद में, जब उसके बाद 20 जुलाई को हिंसा हुई है, 21, 22, 23 तारीख के बाद वेडनेसडे थर्सडे में 3 दिन लगातार हिंसा हुई थी। शाम में जब भीड़ आ जाती थी कनॉट प्लेस वाले पूरी एरिया में, चौथे दिन जाकर के ये दिखाई देना शुरू किया था कि सीजेपी के लोगों ने कुछ वहां लोगों को मैनेज किया, शांत किया। उससे पहले 4 दिन तो फ्री फॉर ऑल हो रहा था वहां पे, रोज शाम को पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस वाले और आरएफ वालों को पकड़ के मारा जा रहा था। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि पुलिस ये भी कह रही थी इनसे, संसद जाने की एक तो कोई परमिशन नहीं थी, और उससे पहले इनसे यह कहा गया था कि आप बाकायदा अपने रूट को लेकर के पुलिस से परमिशन मांगिए, तो कि हम जाना चाहते हैं, हम इस रूट से जाएंगे, हम यहां तक जाएंगे, वो परमिशन तो लो। वो भी नहीं लिया गया। तो आपने 20 जुलाई को जो संसद जाने का प्रयास किया, उसके लिए पहले से पुलिस से ना तो कोई इजाजत ली गई, ना रूट पर कोई बात किया आपने, और फिर हिंसा होती है। और पुलिस ने 8 बार इनको संपर्क किया है, 8 बार टेलीफोन। ये तो प्रूफ है ना, ये तो आपको पुलिस वाली वीडियो पे समझा रहे हैं ना भाई क्या प्लान है, जरा बताओ हमको सर। और आपने जो सवाल किया ना वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऑर्गेनाइजर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजर्स का खुद का एक प्लान होता है, और उसमें वो ये भी बताते हैं कि हमें वहाँ जाना है। हो सकता है पुलिस परमिशन ना दे, तब वो कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे ही वहाँ, आप जाने दें कि ना जाने दें, लेकिन एक प्लान आप बना कर देते हैं। लेकिन आप इस आंदोलन को समझिए ना कि ये उस तरह के ऑर्गेनाइज लीडरशिप है ही नहीं। वो तो वहाँ भी जो लोग आ रहे, कोई उनके बुलाने से इतने लोग नहीं आ गए। वो एक इशू ऐसा था जिसमें सारे जहाँ से भी जो लोग आ रहे थे वो अचानक आते जा रहे थे, और उनके पास खुद के पास भी उस तरह का प्लान नहीं था कि कैसे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पुलिस के पास भी कोई बहुत क्लियर कट मैसेज नहीं था सरकार की तरफ से कि कैसे डील करना है इनके साथ।
यदि पुलिस के पास ये मैसेज होता कि इनको नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देते। वो तो नहीं जाने दिया उन्होंने तो सर। नहीं, वो वहां तक तो पहुंच गए थे, पार्लियामेंट तक तो। वैसे ये था कि बहुत ज्यादा फोर्स यूज नहीं करनी है आपको, बल प्रयोग नहीं करना ज्यादा। लेकिन वो तो उससे बल प्रयोग तो अलग चीज है सर। आंदोलन जब होते हैं ना तो उसकी बैरिकेटिंग, उसका रोकना का एक स्टेप बाय स्टेप बहुत काम होता है, वो काम वहां नहीं हुआ। चले इसलिए तो बट आप इतना ठीक है सर, सरकार की और पुलिस की गलती तो हम डे वन से मान रहे हैं। नहीं, लेकिन इनके पास तो कुछ था ही नहीं प्लान है, और इनको आइडिया भी नहीं था मेरे ख्याल से कि इतने लोग आएंगे। अब इसका फॉल आउट एक और खबर में बताता हूं आपको। आ रहा हूं जंतर मंतर प्रदर्शन हो आगे से कि ना हो, इसी पर सवाल उठ गया। जंतर मंतर हमारे देश की सबसे प्रमुख और जानी मानी प्रोटेस्ट साइट है, संवेदनशील एरिया। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी को कोई मुद्दा बड़े लेवल पर उठाना होता है, कहां चलो, दिल्ली के जंतर मंतर चलो। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पहुंची है, उनमें सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि जंतर मंतर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए अब कोई सही जगह नहीं रह गई है, क्योंकि यहां आने जाने की दिक्कत होती है। इस केस में भी क्या हुआ, एंट्री एग्जिट चौक हो जाती थी, तो पुलिस को फिर अब भीड़ जो है पानी की तरह है ना, भीड़ तो निकल ही जाएगी कैसे भी, तो वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में यहां परेशानी होती है। यहां आसपास बहुत सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, कनॉट प्लेस है भाई बकायदा पूरा, राजीव चौक, वो सब बंद हो गया था। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे को जरूरी बताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, और कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस पर जवाब भी मांगा है। मतलब इस पर बात हो रही है कि जंतर मंतर बंदी कर दिया जाए क्या प्रोटेस्ट के लिए। अब बोले त्रिपाठी आप। देखिए, सबसे पहले तो कि कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रदर्शन की जगह वो बाकायदा तय की जाती है, और भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये रहना ही चाहिए। ये तो कांग्रेस की सरकारों ने, पहले तो बोट क्लब पर हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार में वो बंद हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जंतर मंतर, और जंतर मंतर इसीलिए है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। अराजकता रोकना ये प्रशासन सरकार का काम है, वो करें। दूसरा, जिसको कहते हैं ना कि ऐसा आलू हो गया ये उबला हुआ कि ना उगलते बना ना निगलते बना। सरकार ने कहा लाठी नहीं चलानी है, सरकार ने बुला के कहा भैया अच्छा तुम प्रदर्शन करोगे, ये लो जल्दी से प्रदर्शन कर लो, चलो बैठा दिया सबको। सरकार ने पूरी जितनी मतलब उदारता का चरम दिखाया। क्या आप उदार बने? नहीं बने। सरकार को अहंकारी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सरकार को कठोर दिखना चाहिए। बहुत खराब प्रशासक के तौर पर इस मामले में सरकार दिखी है, और मुझे लगता है कि यह जरा समझना चाहिए कि ब्रांड मोदी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन शानदार होगा। ये ऐसे इस तरह से बात होती है कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप हमें रूट नहीं बता रहे हैं, आप हमसे परमिशन नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है बहुत खराब तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया, और फिर मैं कह रहा हूं सारा मसला ब्रांड मोदी पर टिका हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत है, मूल वही है, और उसको कड़ाई से निपटना ही चाहिए। सर, अभिजीत दीपके का एक स्टेटमेंट ताजा सुना देता हूं, फिर आता हूं आपको। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले मंच पर जो व्यक्ति थे। दीपके साहब आजकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उन्होंने कहा देखें इस देश का, अब देश की राजनीतिक पार्टियों से, पॉलिटिक्स से भरोसा उठ गया है। इलेक्शंस पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया, हम वोट किसी को देते हैं, जीतता कोई और है, और जिसको जिता के भेजते हैं वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में हम पॉलिटिकल पार्टी बना के करेंगे क्या। तो एक तो खबर उन्होंने ये दी कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि इस देश का भरोसा अपनी राजनीतिक व्यवस्था से, इलेक्टोरल सिस्टम से, जुडिशरी से, मीडिया से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे उठ चुका है। देश में अभी पॉलिटिक्स का क्या हाल हो रखा है आपने देख ही रखा है। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर, इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या। मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। बोलिए सर। देखिए, अभिजीत दीपके को, सौरभ दास, पूरे गिरोह को ज़रूरत से ज़्यादा सरकार ने तवज्जो दी। गिरोह को? हाँ, पूरे ज़रूरत से ज़्यादा, मैं गिरोह ही बोल रहा हूँ। आप इनकी भाषा देखिए, जब वो ये कहता है ना कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल राजनीति में ही जाता है, और वो राजनीति का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल भी यही कहता था, कहता मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। वो तो अपनी बेटा की कसम, अपनी बेटी की कसम, अपने पूरे खानदान की कसम खा लिया, पूरा खानदान सुरक्षित है, राजनीति में भी गया, फिर खानदान की कसम खाया,
कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन किए खानदान सुरक्षित है, यानी कि जो समझ गया कि क्रिया कसम खाने से कुछ नहीं होता है, भगवान उस पर श्रापित उपरित नहीं करते हैं, वो तो खाने की परंपरा चली हुई है, भारत में चल जाती है। अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं, जो भी विपक्ष का नैरेटिव है SIR का मुद्दा डिलीट करना, यानी बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। मैं इतना मान सकता हूं कि जो पार्टियां आज जीत करके आई हैं कल टूट करके चली जाती हैं, मैं भी उस मुद्दे पर इनके साथ सहमत हूं कि ये लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जीत करके आए हैं तो आप अगली बार यदि आपको छोड़ने की इच्छा है, जैसे TMC के कई सांसदों ने छोड़ने की जब इच्छा की तो उन्होंने छोड़ दिया, और राज्यसभा आना था तो फिर बीजेपी के टिकट पर वो राज्यसभा आए। लेकिन आप जीत करके TMC पर जाते हैं तब तक आपको वो डिक्टेटर वगैरह नहीं लगती है, और जब जीत जाते हैं तो ये मुझे ये लगता है। लेकिन जुडिशियरी पर जो है, तो पहले की जुडिशियरी क्या थी भाई? पहले की जुडिशियरी क्या करती थी? मंडल कमीशन पर जुडिशियरी का कैसा ये था? मैंने बार बार कहा, शहाबुद्दीन को बेल दिया गया था, किन ग्राउंड पर दिया गया था, जरा पढ़ करके देखा जाए तो। पहले की जुडिशियरी पूरी कांग्रेस पार्टी तय करती थी, कौन जज बनेगा कौन नहीं जज बनेगा, ये कार्यपालिका तय नहीं। मोटी मोटी बात वो ये कह रहे हैं कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ध्वस्त हो गए। मैं बस 10 सेकंड दीजिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि आपने अभी सवाल उठाया ना कि उनका वो कोई वहां करने वाला नहीं था, ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं था, संदेश देने वाला नहीं था, कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं था। ये आंदोलन ही ऑनलाइन बना था, और जब वो आकर के थे तो उनसे जुड़े हुए कितने लोग आकर के वहां पर जुड़े हुए थे। उस दिन एकाएक जुट गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दी, भीम आर्मी ने झोंक दी, ऐसा वामपंथी सारे लोगों ने अपनी ताकत उसमें झोंक दी थी। अब उनको कोऑर्डिनेशन असंभव था, वो खुद भी नहीं उनका नेतृत्व जानता था, तब जो भी इनका हम क्या करें। अब वो एकाएक था, अब चूंकि वो आंदोलन उस दिन संसद तक पहुंच गया था, इस दबाव में सरकार ने इस्तीफा ले लिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक मूवमेंट ही होता है, डेमोक्रेसी समझने वालों को। अभी डेमोक्रेसी की समझ थोड़ी कम है। सारी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक मूवमेंट ही होता है। पब्लिक मूवमेंट ही तो है। कह रहे हैं ना कि पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टी बनाकर क्या करेंगे, ये भी फिर आपको एक बार रांची की तस्वीर दिखाता हूं समीर जी। हमने आप पहले काफी प्रोग्राम में बात की थी, अभी 11वां दिन है प्रोटेस्ट का वहां पर। वहां भी भूख हड़ताल शुरू हो गई है, वहां उनकी बिजली काट दी गई है, कोई वहां से सरकार से आदमी उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गया है, और ये कोई इस्तीफा भी डिमांड नहीं कर रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि पेपर के नतीजे जो हैं वो काउंटरमैंड करो, आप दोबारा पेपर कराओ, और ये मांग कर रहे हैं कि ED CBI की आप जांच कराओ इसके ऊपर। वो भी बात उनकी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, हमारे संवाददाता अभय पराशर वहां पे जो छात्र बैठे थे उनसे बात कर रहे थे। इनमें से एक ने इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा ये जो दिल्ली में आए थे बड़े बड़े लोग, यहाँ भी तो आए एक बार जरा, हम भी बच्चे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। अब ये बताइए, मैंने सुना यहाँ पर लाइट काट दी गई, आप लोगों का जो प्रदर्शन है क्या उसकी आवाज ना पहुंच सके नेताओं के कानों तक, ऐसी कोशिश आपको लग रही है? आप सोच लीजिए, यहाँ से CM आवास मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर है, बगल में DC आवास है, यहाँ से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है, विधायक की आवास की दूरी 13, ज्यादा तो दूर नहीं है, लेकिन सरकार को कान तक सुनाई नहीं दे पा रहा है। जबकि आज 11वां दिन हो गया प्रोटेस्ट का। आज हम लोग आमरण अनशन में 5 आदमी का बैठने का निर्णय लिया है। और क्या विधानसभा तक जाने की आप लोगों ने कब का कॉल किया है? हम लोग 10 तारीख को कॉल किए हैं, सारा स्टूडेंट पूरा झारखंड 24 जिला का कॉल ये रहेगा, विधानसभा घेराव है। हम लोग का जितना भी मांगे हैं, DDPL जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराए, सारा एग्जाम को रद्द किया जाए। स्टूडेंट्स की तरह से देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हल्ला मचाए हुए थे, संसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे। क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? ट्रेन की सरकार है भाई, तो सीधे राहुल गांधी पर से मांग की है, भाई आपकी सरकार है, यहाँ भी तो कुछ देखो। प्रश्न तो बराबर है। राहुल गांधी से पूछा है कि भाई आप वहां पर तो दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है, तो उसके पक्ष में आपने जरूर सब जितने भी आपको घटनाक्रम करने थे आपने सब किया। आप यहाँ पर झारखंड को लेकर क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी? न राहुल गांधी ने किसी प्रतिनिधि को भेजा कि उनसे बात करें, न राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात की, न राहुल गांधी ने उनके समर्थन में कोई ट्वीट किया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए कि आप ही की सरकार है झारखंड में, क्यों वहां पर उनकी लाइट काट दी जा रही है। अब वहां तो कोई इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं कि वो पिज्जा आराम से खा सके और सारी व्यवस्था उनके हो सके। ठीक है कि अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि मदद पहुंचा रहे हैं आपको, लेकिन क्या अभिजीत दीपके वहां पर गए? क्या बाकी लोग वहां पर उन छात्रों के लिए गए? मुझे लग रहा है कि तमाम विपक्षी दलों को, जो अब बीजेपी को भी वहां पर मुझे लगता है इनका समर्थन करना चाहिए, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना चाहिए,
लगे तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाए कि उनकी बात की सुनवाई हो, सिर्फ इसलिए कि झारखंड एक छोटा राज्य, गरीब राज्य है, वहां के छात्रों के पास साधन संसाधन और सुविधा नहीं है कि इतनी बात वो अपनी सरकार तक पहुंचा सके दिल्ली और झारखंड के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। 11 दिन से अगर लगातार बैठे तो बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के और बिना किसी बड़े ताजनाम के लोग वहां कर रहे हैं। ये सच्चा आंदोलन है उनका, मुझे लगता है कि तमाम अभाव में ये कर रहे हैं। नहीं, ये दोहरापन है सरासर। बिल्कुल राहुल गांधी का दोहरापन है, अभिजीत दिप्ते का दोहरापन है। साहब कमेंट बात तो करो, बोलो तो कुछ कम से कम। ये स्टेटमेंट है, बात भी कह रहे हैं पहले भूख हड़ताल तो करो, तो फिर गांधी परिवार से और महामहिम खड़गे से एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। आप लोग कह रहे हैं ये शर्मनाक है। बच्चों के लिए नहीं जा रहे हैं। आरजी कार में इतना जघन्य, क्या कहें वो, उसको तो शब्द भी नहीं निकलता है। वहां राहुल प्रियंका नहीं गए भाई। ये लोग बहुत सेलेक्टिव लोग हैं वहां जाने के। नहीं, छात्रों ने मना किया है। मना किया नहीं, छात्रों ने। राहुल गांधी और बीजेपी में क्या फर्क है? नहीं, और वहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बोलने वाले, सबसे ज्यादा को मैं दोबारा से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बोलने वाले एमपी वहां से आते हैं। फर्क है ना कि आपने नैतिकता का एक पैमाना ये गढ़ा ना, दिल्ली के लिए आपने नैतिकता पढ़ा और वहां गूंगे और बहरे हो गए राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी पर तो हम सवाल राहुल गांधी गूंगे और बहरे हो गए क्या? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंधे और बहरे हो गए क्या? उनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वहां आपकी सरकार है, आपकी संवित सरकार है आपकी वहां। अच्छा, मोहन भागवत जी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 6 अगस्त को। वो जेन जी और जेन अल्फा, इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। अब जेन जी तो 97 से 2012 से लेकर अभी तक के बीच में पैदा हुए, उनको जनरेशन अल्फा कहते हैं। इनके साथ वो राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर संवाद करने जा रहे हैं 6 अगस्त को। इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की युवा सम्मेलन के उद्घाटन में संघ प्रमुख हिस्सा लेंगे। तो ये भी चलिए देखने वाली बात रहेगी। जेन जी की खूब बात होती है, मोहन भागवत जी जेन अल्फा तक जो है वो पहुंचे। इस मीटिंग में क्या होगा इसकी बात करेंगे आगे। चंद्रशेखर कर दिया सर, आरएसएस ने, एबीवीपी ने ट्रेन मिस कर दिया। अब आप लेट नहीं पकड़ते ट्रेन, अब दौड़ते रहिए, मिल जाएगी तो पकड़ लीजिएगा। ये तो बात तो इस पे क्या बात करने में कोई बात नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूँ बहुत लेट हो गया ना। हर चीज को जिस दिन जरूरत हो, आप जिस दिन जरूरत है उस दिन आप कहीं खड़े नहीं है तो उसका कोई मायने होता है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले तो इनको अंदाजा ही नहीं था ना कि होने क्या हुआ क्या। बस ठीक है, मैं तो इतना ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन जरूरत थी उस दिन आप नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग बयान और आया है, उसकी बात करनी चाहिए हमको। चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी वाले हैं, अच्छा दतिया में इनका कैंडिडेट बाय द वे नंबर 3 पर रहा है। ऐसे मतलब दतिया में अपने उम्मीदवार को वोट पाट दिला दिए चंद्रशेखर। वहां कह रहे हैं कि दामोदर यादव को इतने यादव वोट मिल गए, छोटी बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक बयान दिया जुडिशरी को लेकर के। अभी क्या है कि पार्लियामेंट में कल हंगामे के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास करा दिया गया। अच्छा होता है, इस पर चर्चा होती। तो चंद्रशेखर इस पर बोल रहे थे और इन्होंने इसमें कहा कि जुडिशरी में क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। जुडिशरी के अंदर SC ST OBC इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, यह मांग की इन्होंने। ये सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान जिसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो? रिजर्वेशन ना होने का प्रमाण के बाद जो तथ्यात्मक अनुभव ये कहता है कि वहाँ SC ST OBC के जज नहीं है, तो रिजर्वेशन की वजह से उनको अवसर मिलते हैं, उनकी हिस्सेदारी पूरी होती है। वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती सरकार, देश देख रहा है। आज SC ST OBC के मन में चिंता है। कई बार देखा गया कि उनके से जुड़े मामले पेंडिंग डाल दिए जाते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग हो रही थी त्रिपाठी जी। नहीं, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं इसको बार बार कहता रहा हूं कि रिजर्वेशन न्यूनतम करने की जरूरत है। आप जुडिशरी में रिजर्वेशन करेंगे, आप साइंटिस्ट में रिजर्वेशन करेंगे, आप बड़ा खतरनाक है। ये डॉक्टर में भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब आप कहते हैं कि ये हैंड होल्डिंग है, ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात है, तो आपको उनको शिक्षा का अधिकार देना है, आपको उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी। और जहां आपको लगता है कि उनको बिल्कुल नहीं, तो उसी के लिए आपने SC ST बनाया था। मैं वो जो बात कह रहे हैं उसको समझिए। वो कह रहे हैं जब आपने, और ये बात सोचने लायक, हर आर्म में जब रिजर्वेशन दे दिया आपने, पुलिस में रिजर्वेशन दे दिया, ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन दे दिया, पढ़ाई में रिजर्वेशन दे दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया आपने, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दिया आपने, तो फिर जुडिशरी में क्यों नहीं? प्रमोशन में रिजर्वेशन तो बिल्कुल गलत है। वो अरे भाई मैंने दे दिया, अलग बात है, सब जगह दे दिया, तो जुडिशरी को क्यों छोड़ा हुआ? लेकिन ये बात भी तो करते रहना पड़ेगा ना कि जो हुआ है एक समय के बाद रिव्यू होगा कि नहीं होगा। अटल जी की सरकार, इसीलिए कह रहा हूं रिव्यू होगा या नहीं होगा। भाई उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुद्दे से बाहर आ गए। जब हर जगह है तो जुडिशरी में क्यों नहीं, ये सवाल है उनका।
देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ चीज़ें जो थी उसको बचा करके रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं होना चाहिए जुडिशरी में। अब जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में यदि आप कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बात ही शुरू वहां से की, सरकारी संस्थान है ना, प्राइवेट नहीं है। करें, इंस्टीट्यूशन जो है वो सरकार का है, लोगों का है। इसरो भी है सर, इसरो भी है। आप बताइए सर इस पर। नहीं, प्लीज हमको बोल लेने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मामला है, इसलिए आधी बात जाएगी तो ठीक नहीं होगा। देखिए, जब आप IIT में आत्महत्या की बात करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। इनकॉम्पिटेंट जो चले जाते हैं, 2 तरीके से चले जाते हैं। कुछ जो नहीं जाना चाहिए था और कुछ जो माफियाओं से जो होते हैं, बड़े घरों के बच्चे जिनके बाप ने कम से कम 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए फर्क करके और IIT किसी तरीके से भिजवा देते हैं, उनके बच्चे उसको झेल नहीं पाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो वो भी चीजें हिस्से में आप ध्यान में जुडिशरी की बात हो रही है। 100% साथ हूँ मैं तो। होना चाहिए और ये टिपिकल, मतलब बिटर तरीके से मैं कह रहा हूँ, ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस है आपका। इनकी तरफ कह रहे हैं ना, देखिए मैं सबके लिए जो बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस है कि आप समझते हैं कि आप ही जो लोग हैं वो सबसे समझदार हैं। नहीं, ये चीज बहुत गलत बात है। ब्राह्मणिकल एरोगेंस होता है जो हम रिजर्वेशन प्लीज रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए। ये ब्राह्मणिकल एरोगेंस क्या है भाई? वो सारे ब्राह्मण वहां बैठे होते हैं क्या? ब्राह्मणिकल एरोगेंस का मतलब कि ये आप सोचते हैं कि केवल अपर कास्ट जो लोग हैं, जो बड़े नहीं है भाई, आज भी नहीं है। कहां पर का आज भी नहीं है कि जब सरकारी संस्थानों में होना चाहिए तो शेड्यूल कास्ट के लोग चीफ जस्टिस नहीं बने हैं यहाँ पर। क्या बताइए होना चाहिए? मैं तो आरक्षण विहीन समाज की कल्पना करता हूं कि भाई समाज में तो आरक्षण होना नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए आरक्षण के अंदर। जो मेरिट में उसको मिले, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार उसको सुविधाएं संसाधन दे, पढ़ाई के दे और वो पास कर आए। इस तरीके से आरक्षण का तो मैं समर्थक नहीं हूँ किसी भी क्षेत्र में, जुडिशरी नहीं, कहीं भी समर्थक नहीं हूँ। सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा ऐसी बातें ब्रेक पर जाते हुए ना कहा करें आप। अभी इस पर बहस हो जानी चाहिए थी वैसे, अभी जो आपने कहा, लेकिन आज नहीं पाई। कल मैं याद रखूंगा ब्राह्मणिकल एरोगेंस, क्या वाकई आरक्षण के खिलाफ बात करने वाला क्या ब्राह्मणिकल एरोगेंस में बात करता है? 100% ठीक है। इसके